नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हमारे खास डिबेट में हम आज चर्चा करेंगे। पटना में फिर से एक बार हत्या हुई है और वो हत्या फिर सुर्खियों में है। 4 जुलाई की तारीख आपको याद होगा, जहां गोपाल खेमका की मर्डर कर दी गई थी। इसके बाद सवालों के घेरे में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर पूरा पुलिस महकमा था। लेकिन एक बार फिर से उसी राजधानी पटना में, जिसका सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, जहां सारा सिक्योरिटी से लेकर सारी चीज़ों की सुविधा दी जाती है, पारस अस्पताल में 5 अपराधी दिन दहाड़े घुसते हैं। उन्हें कोई रोका टोका नहीं जाता है और एक वहां भर्ती जो कैदी थे, पैरोल पे बाहर आए थे, चंदन मिश्रा, उनकी हत्या कर दी जाती है। इन सब के बीच जो सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि आखिर कहाँ है पुलिस, कहाँ है कानून व्यवस्था। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा हम आगे करेंगे। पटना के पारस अस्पताल की इस तस्वीर को गौर से देखिए। 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 5 अपराधी हैं और हाथ में है पिस्टल। शान से, बड़े ठाठ से अस्पताल के अंदर कमरा नंबर 209 ढूंढ रहे हैं। अपराधियों को न यहां आने से किसी ने रोका न टोका। इस वक्त आपके जहन में पारस के सुरक्षा में लगे बाउंसरों की एक तस्वीर उभर कर आई होगी, जब वो मरीज के परिजनों से सुरक्षा के नाम पर कई बार मारपीट करते सुर्खियों में आते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ न कोई सुरक्षा दिख रही है, न वो धौंस जमाने वाले बाउंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त है गुरुवार सुबह 7:07। अपराधी पिस्टल के साथ अस्पताल में मौजूद हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 5 की संख्या में अपराधी बेहद आराम से पारस अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं। कमरे के अंदर जाने से पहले सभी शूटर अपने अपने पिस्टल को लॉक करते हैं और फिर कमरे में घुसकर कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सवाल ये नहीं है यहाँ की मारा गया चंदन मिश्रा कौन था। सवाल ये है कि बिहार की राजधानी पटना में ये वारदात होती है, वो भी सुरक्षित माने जाने वाले अस्पताल पारस में। सवाल यह है कि पारस अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे। जिस अस्पताल में विजिटर पास के बिना कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, वहां बिना विजिटर पास के हथियार के साथ अपराधी कैसे अंदर दाखिल हो गए। सवाल यह है कि क्या उन्हें देखकर किसी ने अंदर जाने से रोका नहीं। क्या अस्पताल में सुबह के वक्त सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रहता। सवाल यह है कि क्या अपराधियों ने रेकी कर इसी कमजोरी का फायदा उठाया। पटना के पारस। तो सवाल वही है कि कहाँ है पुलिस, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर। इस खास कार्यक्रम में चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के शाहान परवेज है, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और जेडीयू प्रवक्ता जितेंद्र कुमार, आपका भी स्वागत है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल यही आरजेडी शाहान परवेज जी से, क्या हो रहा है बिहार में, कानून व्यवस्था कहाँ है। देखिए, कानून व्यवस्था की बात करना बिहार के अंदर उचित नहीं है, और जिस प्रकार से 15 दिन में 75 हाई प्रोफाइल मर्डर हुए, उसके बाद सरकार के मुखिया अभी तक गौन है और सरकार के मुखिया अभी तक कैमरा पर भी आकर बयान देने के लायक नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं और बिहार में पूरा गुंडा राज, अपराधियों का तांडव मचा हुआ है, खून खराबा दिन दहाड़े हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इतना के बावजूद भी सरकार के कोई पक्ष रखने को सामने नहीं आ रहा है। सरकार के मुखिया अभी तक कैमरा से गायब हैं और मीडिया से अभी तक रूबरू नहीं हुए। तो ये खेल अब बिहार की जनता जानना चाहती है कि कहां जाकर रुकेगी और इस समय किसका कब अंत हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुरक्षा की मिनिमम गारंटी देने का
जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है और सरकार को इस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आज ये जो मर्डर हुआ है वहाँ पर एक जैसा कि जानकारी मिला एक अपराधी ऑलरेडी पे रोल पे वहाँ इलाजरत थे। तो ये कोई मर्डर किसी अपराधी का केवल नहीं हुआ है, ये आज बिहार की जनता को ये समझना पड़ेगा और सब सदमे में है कि कहाँ आदमी अगर अपना इलाज भी अगर कराने जा रहा है, पटना के हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल, आपको फिरोज जी याद होगा कि पटना का वन ऑफ द मोस्ट पॉश हॉस्पिटल जिसको बोल सकते हैं आप, पारस हॉस्पिटल, उसमें जाकर दिन दहाड़े गोली मारना और एक नहीं अनेक गोली मारना, एक नहीं कई अपराधी गए और जाकर आराम से खुलेआम निकल गए और वहीं से कुछ मीटर की दूरी पर बिहार का पुलिस मुख्यालय मौजूद है। थोड़ा दूर जाएंगे तो आप थाना मौजूद है, पुलिस मुख्यालय मौजूद है। अगर जब पुलिस मुख्यालय के अगल बगल की स्थिति ये है तो आप समझिए कि सुदूर दूर दराज और गांव और कस्बों में क्या बिहार की हालत होगी और लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत होगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात यह होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर स्वयं मुख्यमंत्री के पास है और स्वयं मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद अगर 15 दिन में 75 मर्डर होते हैं बिहार के अंदर और वो हाई प्रोफाइल, मैं फिरोज जी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये 75 मर्डर 15 दिन के अंदर हुए जो हाई प्रोफाइल है, बाकी तो कितने रजिस्टर ही नहीं हुए और बाकी ये 75 मर्डर वो हैं जिनको मीडिया ने अपनी जगह मीडिया में जगह मिला, बाकी का ऐसे मर्डर जिसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो अब समझिए कि आज आप इलाज कराने जा रहे हैं या बाजार में अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं या बच्चा आपका स्कूल से घर वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बैठकर घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। तो बिहार में इससे बड़ा तांडव अगला सवाल में खेल कभी नहीं देख सकता। सरकार है, जितेंद्र जी आपसे सवाल होगा कि इसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते थे, सुशासन कहा गया उनके सरकार, क्या हो गया सुशासन को? मैं अपनी बात एक शेर से कह के प्रारंभ करता हूँ कि जज्बे शौके शहादत का क्या पूछिए, जब हथेली पर हमने सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, जब कातिलों के मोहल्ले में हमने घर ले लिया। हम सभी बिहारवासी जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है और प्रतिपक्ष जो है इस तरह के कयास, कंफ्यूजन और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही जाना जाता है। क्योंकि 20 साल से जो प्रतिपक्ष है वो सत्ता से बाहर है और उसको सत्ता में आने की बेचैनी है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाकर अगर विपक्ष चाहेगा कि हम सत्ता में आ जाएं तो बिहारवासी उसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस कानून व्यवस्था की बात आज प्रतिपक्ष कर रहा है तो थोड़ा उनके दौर की भी याद दिला देता हूं कि अभी पारस हॉस्पिटल में यह मर्डर हुआ है। आज से कई एक साल पहले 13 जून 1998 को IGIMS जो सरकारी अस्पताल है उसमें दिन दहाड़े ब्रिज बिहारी हत्याकांड कर दिया गया था। निश्चित तौर पे चंदन मिश्रा से ज्यादा प्रसिद्ध थे ब्रिज बिहारी जी, माननीय भी थे। चंदन मिश्रा खुद ही क्रिमिनल है, तो नहीं कर सकते लेकिन आप एक लेकिन वो दौर दूसरा था, वो दौर, ये दौर दूसरा है। लेकिन दूसरे दौर में तो कहानी वही रिपीट हो रही है। नहीं, वो कहानी रिपीट नहीं हो रही है। उस समय अपराध और अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, जबकि आज जिस पुलिस व्यवस्था बिहार पुलिस या पटना पुलिस पे हमारे प्रतिपक्ष के लोग उंगली उठा रहे हैं, उसी पुलिसकर्मी की सहायता वो ले रहे हैं अपने निजी सुरक्षा के लिए। पूरे लालू तेजस्वी परिवार की सुरक्षा में हमारे 159 जवान लगे हुए हैं। तो आखिर जिनके इकबाल पे आप उंगली उठा रहे हैं उन्हीं से आप सुरक्षा ले रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी, आप जो बात बोले वो ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या पटना में और अभी 13 दिन भी नहीं बीते फिर एक हत्या पारस हॉस्पिटल में। सवाल तो उठेगा ही, पुलिस विभाग ही पे सही, मुखिया पे सही, पुलिस मुखिया पे सही, नीतीश कुमार के अधीन है गृह विभाग, कुछ तो इसमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कहाँ चूक हो रही है? निश्चित तौर पे हम सत्ता में हैं, हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेते हैं। ये निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था में कुछ कमी रह गई है जिसके कारण ये मर्डर हुआ है। हम निश्चित तौर पे इसका ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी सुशासन के प्रतीक हैं, गुड गवर्नेंस के प्रतीक हैं, रूल ऑफ लॉ के प्रतीक हैं, और वे कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। आज आपने फिरोज जी ने आपने गोपाल खेमका की बात कही, तो उस केस में मर्डर हुआ, आप सभी ने इस मुद्दे को उठाया, हमारे प्रतिपक्ष के नेता चिल्ला चिल्ला कर बोले, लेकिन उसको हम लोगों ने 72 घंटे में उस मर्डर मिस्ट्री को सोल्व कर दिया। 24 घंटे में SIT का गठन किया और 72 घंटे में गिरफ्तारी हुई
और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग अपहरण उद्योग चलाने वाले लोग नहीं हैं। प्रकाश झा की मूवी बनती थी उस समय, अपहरण और गंगा जल। हमारे समय में ये सब नहीं होता है, हमारे समय में किडनैपिंग का उद्योग नहीं चलता है, और सत्ता में बैठ के, सीएम हाउस में बैठ के उन किडनैपर्स की डीलिंग हम लोग नहीं करने वाले लोग हैं। पूरे बिहार में 38 जिले हैं, कोई डीएमएसपी नहीं कह सकता है कि किसी अपराधी को छोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या सीएम हाउस से किसी का फोन आया होगा, किसी की हिम्मत नहीं है। ये आज अभी डीजीपी विनय कुमार जी हैं, एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन साहब हैं, और पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा सर हैं। उन तीनों के साथ मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल की बैठक की है और उनको स्पष्ट निर्देश दिया है, किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था का इकबाल बिहार में बुलंद रहना चाहिए। जी ठीक है, आपने डीजीपी का नाम लिया, कृष्णन कुंदन का भी नाम लिया, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन शाहान जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। ये इनका कहना अपराध होता है तो कार्रवाई भी होती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जितेंद्र जी ने जिस प्रकार से कहा कि अभी जो आपके कैमरा पे चल रहा है, जो आपके टीवी पे चल रहा है, और कमोबेश पूरे देश के अंदर ये चल रहा है कि बिहार और पटना में क्या हो रहा है, और जिस कारण हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और ये डिबेट का मुद्दा रखा गया है, इसमें दिन दहाड़े गोलियों का मुद्दा, चाहे दिन दहाड़े गोली चल रही है और 15 दिन में 75 मर्डर हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर हमारे सत्ता पक्ष के साथी कहते हैं कि सत्ता पक्ष को बचाव के लिए वो कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, तो ये तो मीडिया बंधुओं से मेरी अपील है कि आप लोगों को तय करना है, ये बिहार की जनता से मेरी अपील है कि आप लोगों को तय करना है कि सरकार का किस प्रकार से इकबाल जो है फिरोज भाई वो खत्म हो गया है कि ये मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा, ये बिहार की जनता आपको इसका जवाब दे देगी। और इन्होंने बात कहा कि ना मुख्यमंत्री जी किसी को बचाते हैं, ना मुख्यमंत्री जी किसी को फंसाते हैं, तो मुझे एक बात याद आ गया कि मुख्यमंत्री जी ने किसी को बचाने के लिए जेल मैनुअल तक बदल दिया, तो जेल मैनुअल बदलने के बाद किसको निकाला गया और किसको बचाया गया? तो मुख्यमंत्री जी का इतिहास बहुत लंबा है कि अपराधियों के साथ उनका तालमेल रहा, अपराधियों को संरक्षित करने का इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड 20 साल में बिहार की जनता देख रही है। आज मैं आपको फिरोज जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज जितना नामचीन चोर पॉकेटमार है वो कहीं ना किसी न किसी मंच पर सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ उसकी तस्वीर और फोटो साथ में दिखाई देती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज जिस प्रकार की घटना हो रही है, इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए अगर किसी में अगर सलाहियत और जिगर आता है तो बिना सत्ता पक्ष के संरक्षण के इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती है। अगर पुलिस और प्रशासन अगर मजबूती से अपना काम करती तो एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता था। सरेआम खुलेआम हत्या हो रही है, अपराधी निकल कर चले जा रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब भाई साहब ने कहा कि गोपाल खेमका हत्याकांड में हमने 72 घंटे में मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। उसमें तो मेन गुत्थी तो आपने डिसॉल्व कर दिया, उसको सॉल्व करना नहीं, उसको डिसॉल्व करना कहते हैं। अब बताइए कि आपने शूटर को मारा, आपने शूटर को अपराधी हथियार देने वाले को पकड़ा, आप बताइए कि शूटर को सुपारी किसने दिया? ये तो आपने बचा लिया। किसी शूटर को किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा, मैसेज दिया होगा, पैसा दिया होगा। गोपाल खेमका जी की हत्या के पीछे जो बड़े लोग शामिल थे, जो बड़े सियासतदान जिसको छुपाना चाह रहे हैं, पर्दा तो उसके ऊपर से उठाना था। और अगर मिस्ट्री खुल जाएगी, मैं कह रहा हूं 2025 का ये चुनाव आ जाने दीजिए, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी और माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। और मैं आपके चैनल पे आज जिम्मेदारी के साथ ये बात कह के जा रहा हूं कि गोपाल खेमका मर्डर केस को फिर से खोला जाएगा और उसमें जितने नामचीन हस्ती को बचाने का प्रयास सरकार ने किया है उन सबको सलाख के पीछे भेजने का काम हम लोग करेंगे। तो सरकार प्रयास कर रही है अपराधियों को बचाने का इल्जाम है। जितेंद्र जी, एक बात तो ये माननी पड़ेगी, जैसा आपने कहा डीजीपी विनय कुमार का नाम लिया कि मुख्यमंत्री किसी अधिकारी को फ़ोन करके किसी की ना सिफारिश करते हैं, ना किसी को बचाते हैं, ना किसी को ये करते हैं। तो इसमें ये एक बात आप मानेंगे, आज ही डीजीपी विनय कुमार का बयान एक मीडिया पे आया है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक पत्रकार को और उसमें वो कह रहे हैं कि जून जुलाई महीने में अपराध करने की संख्या बढ़ जाती है। ये बयान कैसा है, किस तरह का बयान है? नहीं, क्यों बढ़ती है इसको भी जोड़ लिया उन्होंने, ये भी बोला क्यों बढ़ती है, बढ़ जाती भी आएंगे। हाँ, वो कह रहे हैं वो जरूरी है भाई, वो बिहार के लोगों को जानना जरूरी है कि जिस प्रकार से कह रहे हैं पुलिस के मुखिया इस प्रकार फसल का काम कम हो जाता है। ठीक है, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ उस बात को कि गाँव कस्बों में जो फसल का काम रुक जाता है, जिसमें लोग बेरोजगार हो जाते हैं, खाली बैठे रहते हैं, इसलिए अपराध बढ़ जाता है। क्या ऐसे अधिकारी को नीतीश कुमार रखना चाहते हैं? ये वर्तमान डीजीपी का जो बयान है मैं उससे सहमत नहीं हूँ और मेरी पार्टी इसका कोई बचाव नहीं करती है।
ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। मेरी पार्टी रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है। जिन अपराधियों को हम लोगों ने पिछले 20 साल में पकड़ा है अलग अलग कालानुक्रम में, तो उनका कन्विक्शन हुआ है, वे चार्जशीटेड हुए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हम लोगों ने बनवाया है, यह भी आपको पता होगा। और हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल करवाया अपराधियों का, और इसी स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक के दम पे हम लोग 2005 में जब सत्ता संभाली थी बिहार की, तो बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए कानून व्यवस्था के इकबाल को फिर से जनता में उनका विश्वास को बनाए रखना। आप जानते हैं कि बिहार को हम लोग नरसंहारों के दौर से यहां तक लेकर आए हैं। 30+ ऑर्गेनाइज्ड गैंग उस समय थे कार्यरत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी एससीआरबी का रिपोर्ट है और डीजीपी अभयानंद का इंटरव्यू है जिसमें भी उन्होंने चर्चा की है इस बात की। तो 30+ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले गैंग से बिहार को हम लोग यहां तक लाए हैं कि आज कोई गैंग नहीं चला सकता है बिहार में। कई नरसंहार हुए, 100+ नरसंहारों की लिस्ट है। भागलपुर दंगा कांड, अरण्य बाथे, बेलछी नरसंहार, इस तरह के नरसंहार के दौर से हम लोग लेकर आए हैं बिहार को यहां तक। और कानून का इकबाल और कानून की जो पकड़ है, वो आम जनता के बीच में जो विश्वास है कानून पे, वो कभी हम लोग घटने नहीं देंगे। लेकिन घट रहा है, जितेंद्र जी, घट रहा है। कुछ आंकड़ों की बात हम कर लेते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं, अभी 10 दिनों में चर्चित हत्याएं जो हुई अपराध की बिहार में, उससे लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। जैसे पटना में 4 जुलाई गोपाल खेमका सभी लोग जानते हैं। खगोल में 5 जुलाई को अजीत कुमार यादव की निजी जो स्कूल संचालक थे, आपको भी याद होगा, उनकी हत्या कर दी जाती है। रानी तालाब में 10 जुलाई को रमाकांत यादव बालू कारोबारी है, उनकी हत्या कर दी जाती है। जहानाबाद है, नालंदा है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है। ये आंकड़े क्या है? ये आंकड़े तो बता रहे हैं अधिकतर हत्याओं के ऑपरेशन को देखिएगा तो आपसी मैक्सिमम घटनाएं आपसी रंजिश में हुई है। निश्चित तौर पे पुलिस को उसको रोकना है, ये उनका पुलिस का कर्तव्य है ये। और आप देखिएगा कि पिछले 20 साल के अंदर में हम लोगों ने पुलिस रिफॉर्म पे भी काम किया है। पुलिस में रिफॉर्म हो, उसकी कार्यप्रणाली में सुधार हो, उसकी संवेदनशीलता बेहतर हो, आम जनों के प्रति संवेदनशील हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। आप सरदार पटेल भवन देख लीजिए, हम लोगों ने आधुनिक भवन बनवाया है। हम लोगों ने आधुनिक साइंस की लेबोरेटरी बनवाई है, जिसको FSL लैब के नाम से आप जानते हैं। महिला बल में, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई है। आज पूरे देश में बिहार नंबर 1 है महिला पुलिस बल की संख्या में। और पुलिस बलों में हम लोगों ने व्यापक पैमाने पे बहाली लिया है और व्यापक पैमाने पे पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की बहाली ली है। बीपीएससी के सेशन को रेगुलराइज किया है जो बैकलॉग चल रहा था। तो पुलिस को भी हम लोगों ने संवेदनशील बनाने का बहुत प्रयास किया है और मुख्यमंत्री जी की देन है। निश्चित तौर पे हम लोगों ने पिछले 20 साल में बढ़िया काम किया है, तभी तो बिहार की जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया है। हाल फिलहाल में इसी साल होली में तेजू भैया का वीडियो देख लीजिए, हुड़दंगाई करते हुए नजर आ जाएंगे। क्या ये जनप्रतिनिधि को शोभा देता है कि वो हुड़दंगाई करे और जो सुरक्षा कर्मी है दीपक नाम का सिपाही उसको धमका रहे हैं? क्यों? यह कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। शाहन जी, इनका कहना है जेडीयू का, सत्तारूढ़ पार्टी का, कि पुलिस रिफॉर्म पर इस सरकार ने बहुत काम किया है, जिसका रिजल्ट यह है कि अपराध में कमी आई है पहले से। देखिए, हमारे बहुत विद्वान साथी हैं जितेंद्र जी, इनका 2 कमेंट, पहला कमेंट और दूसरा कमेंट। पहले कमेंट में इन्होंने कहा है कि पहले डीजीपी अभयानंद जी का बयान आया, उसमें 30 से अधिक गैंग चल रहे थे, हमने गैंग का नरसंहार किया और अब बिहार में गैंग नहीं चल रहा है। दूसरे कमेंट में वो कह रहे हैं कि जितनी भी मर्डर हुई है सब आपसी रंजिश के कारण हुई है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे पॉइंट में आके कि गैंग आज भी चल रहा है। और मैं आज भी कह रहा हूँ आपके कैमरा के सामने बैठ के कि आज भी जो मर्डर हुआ है वो गैंगवार है, वो भी गैंगवार का कहीं ना कहीं उसमें जो रूपरेखा दिखाई दे रही है वो गैंगवार है। तो जितेंद्र जी अपनी ही बातों से सहमत नहीं हो पा रहे, पहला कमेंट में कुछ और, दूसरे कमेंट में कुछ और। बात रही अब पुलिस रिफॉर्म की, इन्होंने बात कही, इन्होंने स्पीडी ट्रायल की बात कही। अब मैं ये बता देना चाहता हूं कि 2005 से 2025 आ गई। 2005 से 2025 तक जो स्पीडी ट्रायल और जो चार्जशीट आपने किया है उसमें 17 से 18% लोगों को ही सजा हो पाई, बाकी 70 से 80% लोग जो है वो सबूत के अभाव में बरी हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का आंकड़ा कह रहा है, जो इसी सरकार में जारी किया हुआ इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का आंकड़ा है कि आपने स्पीडी ट्रायल बनाया, आपने चार्जशीट किया, और अगर चार्जशीट करने के बाद और स्पीडी ट्रायल करने के बाद 70% लोग अब सबूत के अभाव में बरी हो जा रहे हैं, तो समझ लीजिए फिरोज जी कि ये सरकार किसको बचाने का प्रयास कर रही है। चलिए, तो ये सरकार पहली और दूसरी बात यहां पर आ जाएगी कि अब इन लोगों ने कहा कि हमने आधुनिक भवन बना दिया, हमने आधुनिक लैब बना दिया, हमने महिलाओं की भर्ती की। मैंने बोला ये किस काम का? जब आप मर्डर नहीं रोक पा रहे, आप पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे। पुलिस रिफॉर्म एक चीज में समझ में आता, हम गांव के लोग हैं,
हम लोगों को बस इतना ही समझ में आता है कि पुलिस अच्छा काम कैसे कर रही है, या सरकार ने पुलिस को बहुत अच्छा किया, वो उसका ये मतलब होता है कि दिन दहाड़े ये गोलियां चल रही है, इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, किसको आप रिफॉर्म कर रहे हैं कि पुलिस का रिफॉर्म है। आप घर से बाहर से घर पहुंच पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। हमारे जनता तो छोड़ दीजिए, बिहार में आपने जो आंकड़े गिनाए उसमें एक आंकड़ा आपने मिस कर दिया। इसी पटना में बीजेपी के नेता सुरेंद्र कराट जी की हत्या हो गई, तो शेखपुरा गांव के निवासी जी। तो इसी जगह पर जब बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं है, जब सत्ता दल के रूढ़ दल के नेता सुरक्षित नहीं है, तो चिंता तो हम लोगों की क्या कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो यहीं से हम फिर शुरुआत करेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर ये कमी कहाँ हो रही है जिस वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि डीजीपी विनय कुमार इन सारे चीज़ों पे उन्होंने क्या कहा। फिर मैं कोट करना चाहूँगा जितेंद्र जी आपसे। डीजीपी आज कह रहे थे, उनसे हत्या के बारे में पूछा गया, खेमका जी की हत्या हुई, उसके बाद फिर 13 दिन के बाद पारस हॉस्पिटल में घुस कर दिन दहाड़े अपराधियों ने छलनी कर दिया एक आदमी को और बिल्कुल आराम से निकल गए। इस सवाल पे वो क्या करते हैं, क्या जवाब देते हैं, उनका बताया। वो उदाहरण देते हैं 2004 की, कि 2004 में करीब 4000 हत्याएं बिहार में होती थी और आज घटकर ये 2700 के करीब आ गई। ये जवाब देंगे डीजीपी हत्या पर? नहीं, देखिए चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। 2004 में उन्होंने हत्या का जो आंकड़ा दिया 4000, आज का है 2700, तो ये एक पक्ष यह है, सिक्के का एक पहलू यह है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि 2004 में बिहार का पॉपुलेशन कितना था और आज 2025 में बिहार का पॉपुलेशन कितना है। ये डिफेंड कहने का अपराध हुआ है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा है और दिन दहाड़े हत्या हुई है, अपराध हुआ। इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हत्या हुई है, अपराध हुआ है। विनय कुमार की बात कर रहा हूं, वो इस पे जवाब क्यों नहीं देते डीजीपी विनय कुमार कि हाँ कहां सिक्योरिटी लैप्स हुआ, क्यों अपराधी ऐसे खुलेआम पटना में हत्या करके फरार हो जाते हैं। गांधी मैदान थाना 500 मीटर भी दूरी पे नहीं था जहां गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। इस पे जवाब क्यों नहीं देते हैं विनय कुमार? और आप बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि वो अधिकारियों पर क्यों नहीं दबाव। खेमका हत्याकांड के बाद क्या हुआ, फिर 2-4 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, पीसी हुआ, फिर सब लोग भूल गए, सब कुछ अच्छा हो गया और ये वारदात हो जाती है। इसका कौन जवाब देगा बताइए? विनय कुमार जवाब देने से कतराते हैं, वो 2004 की बात कर देते हैं। नहीं, 2004 की बात हमने आंकड़ा को आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। एक उन्होंने 2004 में 4000 हत्याएं हुई और आज 2025 की बात है तो 2700 हत्या हुई है। यह आंकड़ा देकर, या मैं पॉपुलेशन की बात बोला, उस समय कितना पॉपुलेशन था और आज कितना पॉपुलेशन है, यह कहकर मैं हत्या को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। निश्चित तौर पे कोई आया सरेआम हत्या करके चला गया, कर रहे हैं, लेकिन डीजीपी विनय कुमार तो कर रहे हैं, वो उनका ये स्टेटमेंट है, वो तो कर रहे हैं डिफेंड। आप डीजीपी की बात कह रहे हैं तो वही पुलिस ने 72 घंटे के अंदर में गोपाल खेमका मर्डर मिस्ट्री को सोल्व कर दिया और 13 दिन के बाद ये घटना 24 घंटे में एसआईटी बन गई और 72 घंटे में उसको सोल्व कर दिया। लेकिन कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई प्रवक्ता, किसी प्रतिपक्ष के दल का कोई क्रेडिट दिया कि 72 घंटे में हमने उनको सोल्व कर दिया है? तो क्राइम हुआ, इसकी बात सब करते हैं, क्राइम को हमने कम समय में सोल्व कर दिया, क्रिमिनल को पकड़ के अंदर कर दिया, इसकी बात कोई नहीं करते हैं। तो मीडिया को भी तो अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा, मीडिया को भी तो संवेदनशील होना पड़ेगा। कर रही है जितेंद्र जी, मीडिया अपनी काम जिस तरह से मीडिया अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा, वो भी हमने दिखाया, कितने घंटे में पकड़ा वो भी दिखाया। लेकिन एक वारदात के बाद दूसरी वारदात हो जाती है और आप पिछला आंकड़ा गिनाएंगे तो सवाल तो उठेगा ही ना। चीजों को देखने का और विश्लेषण करने का भाई एक पर्सपेक्टिव वो भी तो है भाई, जो वो कह रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं भाई, आपका दूसरा पर्सपेक्टिव भी ठीक है। और मैं तो इस बात को स्वीकार कर ही रहा हूं कि अपराधी आए, हत्या करके चले गए, यह कानून को चैलेंज है। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हमारी पटना पुलिस या बिहार पुलिस निश्चित तौर पे अपराधी पाताल लोक में भी रहेंगे तो उसको खोज निकालेंगे और उसको सलाखों के पीछे डालेंगे। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनको दंड मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। कानून का इकबाल बिहार के लोगों में, आवाम में बुलंद रहे, उसका इकबाल बचा हुआ रहे, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम एक लाइन बोलते हैं, वसीम बरेलवी जी ने कहा है इस चीज को कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तो यह तय हो कि घर बचाएं कैसे।
तो निश्चित तौर पे विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो है, इसको सेंसेशन बनाना चाहता है और चाहता है कि इसका माइलेज आगामी चुनाव में मिले। लेकिन बिहार की जनता फिर से उस जंगल राज वाले दौर में नहीं जाएगी, फिर से उस दौर में नहीं जाएगी जब शिल्पी जैन हत्याकांड होता था, जब चंदा विश्वास का रेप हो रहा था, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट विमल चंद बसाक साहब, सफी कुरैशी जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, उनको लेटर लिख रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाइए। हम उस दौर में बिहार को नहीं ले जाना चाहते हैं और बिहार की जनता इस बात को बखूबी समझती है। हम लोग जंगल राज के दौर से कानून के राज में लाने का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है और निश्चित तौर पे यह हमारे लिए चुनौती है, यह चुनाव है और प्रतिपक्ष के लोग इसको सेंसेशन बनाने में लगे हुए हैं। और जो भी हत्या हो रही है, चाहे गोपाल खेम का मर्डर हो, चाहे चंदन मिश्रा मर्डर हो, हम निश्चित तौर पे यकीन के साथ बिहार के लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि यह भी मर्डर मिस्ट्री जल्द सोल्व होगा और इसका भी कनेक्शन प्रतिपक्ष के दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। शाहान परवेज जी, पॉलिटिकल माइलेज आप लोग लेना चाहते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। नहीं, इन्होंने कहा मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर दी गई गोपाल खेमका जी की। मैंने बोला आपको कि मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई, मर्डर मिस्ट्री को डिसॉल्व किया गया, वहां पे इनकाउंटर कर दिया गया और इनकाउंटर उसका किया गया जो शूटर था। अब हम ये लोग ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि जो जिसने सुपारी दी वो कौन लोग थे और सरकार किन नामचीन लोगों को बचा रही है, उसका उजागर किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि जिस प्रकार से डीजीपी जी का बयान आ रहा है और हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा, ये हमारी पार्टी का बयान नहीं है, हमारे सरकार का बयान नहीं हो सकता। तो आपकी सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि जब बिहार के पुलिस के मुखिया अगर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उन्होंने किसानों को टारगेट किया कि किसान इस प्रकार की घटना कर रहे हैं, तो क्या ये सीधे सीधी कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो गरीब विरोधी है? ये सरकार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो बिल्कुल निचले पायदान पर बैठे हुए हैं और सारा अपराध का ठिकरा गरीबों पर ठोका जा रहा है, सारा अपराध का ठिकरा किसानों के ऊपर ठोका जा रहा है। तो बिहार की जनता ये सब देख रही है कि आप अपराध को रोकने में नाकामयाब हैं और लगातार आप दलील दे रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आप अभी कह रहे थे कि पहले वसीम बरेलवी जी की शायर को कि आपको पहले घर सजाने की तसव्वुर बाद में करनी चाहिए, पहले घर को बचाने की तसव्वुर करनी चाहिए। तो पहले आप लोग ये तय कर लीजिए कि 20 साल से आप घर बचा रहे थे कि आप सजाने की स्थिति में आ गए। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि आपने 20 साल तक बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आप कम से कम छोड़ दीजिए और घर को सजाने की बात जहां तक है तो 2025 में बिहार को हम लोग सजाकर दिखा देंगे कि बिहार में कैसे बाहर आता है। और ये सरकार जो सुशासन के नाम पर आई थी, कम से कम उसको इन सारे फुटेज को देखकर उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो सरकार अपने आप को कह रही थी कि हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, हम अपराध को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम पूरा उसका समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार लगातार कर रही है और सीधा सीधा टेकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ना, ये नाकामयाबी आपकी है। आपके राज्य में मर्डर हो रहा है, आपके राज्य में लोग सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य में ना डॉक्टर ना एडवोकेट की हत्या हुई, बिजनेसमैन की हत्या हुई, अभी हॉस्पिटल में पेशेंट की हत्या हो रही है। तो आपके राज्य में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है और आपके पुलिस के मुखिया डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं किसानों को और गरीबों को कि अपराध यहां से बढ़ रहा है। तो ये बताइए कि आपसे अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है, दूसरा कि आप टारगेट कर रहे हैं गरीबों को और किसानों को। तो इस बात का जवाब तो बिहार के चुनाव में लोग ने जनता ने देना है। और भाई साहब ने कहा कि हम लोग सुशासन की सरकार है, इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया और उसका मैंडेट हम लोगों को मिला है। तो भाई हम तो याद दिला देना चाहते हैं इनको कि 2020 में इनको कितना का मैंडेट मिला है। आज भी ये 3 नंबर की पार्टी है और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए बिहार का लगातार बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको मैंडेट अगर मिला होता तो ये 43 पे होते, अगर बिहार की जनता ने इनको स्वीकार किया होता तो ये 3 नंबर पे होते। तो आप 3 नंबर पे होके भी छल कपट और सामदंड भेद से कुर्सी बचाने के लिए किसी भी स्तर पर चले जाइएगा और लगातार बिहार में लोगों का हत्या हो रहा है, उस पर आप जस्टिफिकेशन दीजिएगा कि इस समय ये हुआ था, उस समय वो हुआ था। आपको स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और सरकार इस पे कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। तो सरकार कार्रवाई करने की जगह पे सरकार लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। और मैं आपको आज भी कहता रहूं कि जितने अपराधियों का नाम सामने आएगा, फिरोज जी आप देख लीजिएगा कि 4 से 5 या 6 महीने के बाद सब जेल के बाहर होंगे और कहीं ना कहीं फिर न्यायालय को यह कहना पड़ेगा कि सबूत के अभाव में इनको बरी करना पड़ रहा है। या अगर कोई अपराधी को न्यायालय अगर सजा भी दे देगी
तो ये नीतीश कुमार जी जेल मैनुअल बदल कर उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। ठीक है जितेंद्र जी, एक बात ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, ये चुनावी माहौल है आप कह सकते हैं, ठीक। लेकिन एक तस्वीर आपने भी देखी होगी, जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या के बाद कुछ स्थानीय व्यापारी थे, उनका बयान भी आया था, हमने भी किया था, असंतोष की भावना उनमें भी बढ़ी है। ये बात तो सही है, आपको स्वीकार करनी होगी। देखिए, किसी भी वर्ग, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यवसायी हो, अगर उसमें हत्या होती है तो वर्गीय हित तो वहां रहेगा ही रहेगा। तो उनके प्रति एफिनिटी होना, अफेक्शन होना बहुत स्वाभाविक है। जिसके घर में घटना घटती है वही उस दर्द को जानता है, जिसका पैर फटता है वही उस दर्द को समझता है। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। और जो आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो आरजेडी के तो मुखिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद ही कन्विक्टेड हैं, चार्जशीटेड हैं, और अन्य लोग भी नौकरी के बदले जमीन लेने में, और डीए का केस उन पे चल रहा है। तो परिवार में ही उदाहरण पेश कर देते जो बिहार को लीड करने की बात करते हैं, जो कन्विक्टेड हैं, चार्जशीटेड हैं, वो उपदेश देते हैं और कानून व्यवस्था की बात करते हैं। और कानून को ये लोग कितना मानने वाले हैं, ये किसी से छुपा हुआ है? बिहार की जनता से छुपा हुआ है? अभी कुछ दिन पहले सोनपुर की एक घटना है, राबड़ी देवी जी की जांच किया था वहां के एसडीएम ने, लालू प्रसाद यादव जी उनको सरेआम, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि डांट रहे हैं कि तुमको देख लेंगे और तुमको चप्पल से उठा के मारेंगे। और कहता, फिर से वही सवाल पूछा, पत्रकार को धमका रहे हैं, फिर से वही सवाल पूछा, घुमा के मारेंगे, दुम मुक्का नाच के गिर जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो कोई मैं नहीं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। गूगल पे आप टाइप करेंगे, यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसी होली में, इसी साल तेजू भैया का वीडियो आप देख रहे हैं, जो सिपाही दीपक कुमार नाम का सिपाही है, उसको कह रहे हैं कि उसको नाच के दिखाना पड़ेगा दीपक, और नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्रजनन के बारे में क्या बोला, जनसंख्या के बारे में नीतीश कुमार, झारखंड में आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले सहयोगी हैं, प्रकार की क्राइम नहीं हो रहा है, प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार का क्राइम है। ये दिखाता है मानसिकता, महिलाओं आप बिहार में प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, इतिहास फैलाना चाहते हैं, कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। हम बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। मुद्दे की बात करें, हम मुद्दे ही पे रहे तो ज्यादा अच्छा है, वो फिर कभी हम चर्चा कर लें। लेकिन सवाल तो शाहान परवेज ये है कि जिस तरह से पिछली सरकारें थी उनमें अपराध का जो ग्राफ था, और इस बार जो है वो तो गिरा है, ये तो स्वीकार करना होगा। फिरोज जी, आपको ये तय करना होगा कि अपराध आपसे नियंत्रित होगा या नहीं होगा। आप ये बोल के नहीं बच सकते कि ये होता था तो ये होता था। अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा ना कहलाती। तो वो वाली बातों पे आप बिहार की जनता को 20 साल से आप गुमराह कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा नहीं चल सकता है। ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। 20 साल में एक पीढ़ी बदल गई। 20 साल में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को जब से होश है तब से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं और लगातार सुशासन की बात हो रही थी। अगर यही सुशासन है तो आप तय कर लीजिए कि इसी प्रकार से सुशासन का राज होता है। ये तो आपको तय करना है, बिहार की जनता को तय करना है। आप जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि जो मर्डर हो रहा है वो सही हो रहा है, जो हो रहा है वो कम हो रहा है, अभी इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप इसके बाद भी हल्ला नहीं करें। ये आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि अभी आप इतना ही में हाय तौबा मचा रहे हैं। अभी तो इससे भयावह रूप देखना बाकी है। अभी चुनाव तक हो, रुक जाइए ना। बिहार में इससे ज्यादा तांडव होगा। अभी तो सरकार के लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो इतना तो सही है, इतना तो आम बात है, इतना तो होते रहना चाहिए। 2700 का आंकड़ा, 4000 का आंकड़ा, अभी तो 2700 ही है। इसको कम से कम 5700, 6000 जाने दीजिए, उसके बाद ये लोग बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी कैमरा के सामने तब आएंगे। तो ये तो एक इसमें सरकार तो देख लीजिए कि सरकार का एक बार किस तरीके से खत्म हो गया है। चलिए, तो ये जितेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि आने वाले दिनों में क्या हम अधिकारियों पर भी कार्रवाई होते देखेंगे नीतीश कुमार की तरफ से? निश्चित तौर पे जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं या लापरवाही में संलिप्त मिलेंगे उन पे कड़ी और कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी पे भी कार्रवाई होगी और प्रशासन में बैठे हुए वैसे लोग जो अकर्मण्य हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। नीतीश बाबू किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, न वे किसी को फंसाते हैं, न वे किसी को बचाते हैं, और हम लोग किसी को डिफेंड करने वाले लोग नहीं हैं। जनता को निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था ठीक मिलना चाहिए, और हम लोग संवेदनशील लोग हैं। अभी देखिए, सामाजिक सुरक्षा का हम लोगों ने भाई प्रति मासिक जो किस्त है हम लोगों ने दिया है 1100 रुपए। अभी बेरोजगारों के लिए हमने 1 करोड़ रोजगार की बात बोली है। अभी हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली की बात कही है। तो हम लोग नित्य प्रतिदिन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं और समाज के हर वर्ग को, गरीब हो, गुरबा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो। अभी हम लोगों ने युवा आयोग बनाया है।
तो हम अब सभी युवा वर्गों आयोग के बनाने प्रति से नहीं होगा, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, युवा बनेगा। सभी अब संवेदनशील केवल हैं। युवा आयोग बनाने से काम नहीं चलेगा जितेंद्र जी, अब मुख्यमंत्री ही युवा बनेगा। हाँ, तो बिहार युवा ने तय कर लिया। वैसा युवा जो 9वीं फेल हो और जिसको समझ ना हो, जो तजुर्बा को तरबूजा बोल रहा हो, अब फराटेदार ठीक से नहीं बोल सकता है, उसको तो बिहार के सीएम के पद पे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए लोकप्रियता आप तेजस्वी यादव जी की आसमान छू रही है और आपको जनता ने 43 सीट पे पैक कर दिया। हाँ, इसलिए चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा चुनाव हार गए हैं, अब पता नहीं चुनाव हारने का कितना रिकॉर्ड बनाएंगे। यही जितेंद्र जी, वक्त की कमी है हमारा, फिर हम अगले दिन किसी और चर्चा पे जरूर जुड़ेंगे। आज फिलहाल हम इस चर्चा में इतना ही है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी आपराधिक घटनाओं पर लगाम जरूर लगेगी और जो दोषी लापरवाह अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ना कि नीचे जो पुलिसकर्मी हैं उस पर सिर्फ खानापूर्ति कर दिया जाता है कार्रवाई करते हुए। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।